बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें हम तो टू टाइप्स होती हैं इसकी। पहले हम लोग इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो था वो एफ मैशर जो था उसने 1869 में डिस्कवर किया था। न्यूक्लिय ऑफ पस सेल, जो रेशा वगैरह पड़ जाता है, कोई ज़ख़म हो जाए तो वहाँ से जो मतलब ज़ख़म होता है उसमें रेशा पड़ जाता है, पस बोलते हैं उसको, तो वहाँ से इसको डिस्कवर किया। इसके बाद फ़िश के जो स्पर्म होते हैं फ़िश के, उस वहाँ से भी कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। इसको न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस जो था वहाँ पे डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी नेचर की, तो इसकी नेचर होती है एसिडिक, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो था वो न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, इसलिए इसको न्यूक्लिक बोलते हैं। और इसकी नेचर जो है एसिडिक होते हैं, इसलिए इसको एसिड बोलते हैं। इसकी टाइप्स की अगर बात करते हैं तो इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन एक कम होता है, जो पोजीशन 2 होती है फास्ट उसकी नाइट्रोजन बेस की, उसकी 5 कार्बन शुगर की, राइबोस शुगर कह लें या राइबोलोज शुगर कह लें। और एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। डीऑक्सी में एक ऑक्सीजन कम होता है, वो भी आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे जब उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद डीएनए फाउंड इन क्रोमोसोम। डीएनए जो है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है। इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने याद रखना है। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ डीएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके बाद आरएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर का मतलब होता है कि लंबी चेन बनती है न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली क्या कुछ होता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं और जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आरएनए में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हैज़ 3 पार्ट्स। एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक 5 कार्बन शुगर होती है, नाइट्रोजन बेसिस होती हैं और फास्फोरिक एसिड होता है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको हम देख लेते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। अगर आप इसकी बात करते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ राइबोस शुगर, या आप इसको 5 कार्बन शुगर भी कह सकते हैं। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, ठीक है। ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ज़रा। ये आपके पास कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। जो डीएनए होता है उसकी जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। इस कार्बन के ऊपर ये वाली जो है, जहाँ पे ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डीएनए की कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को। और जो आरएनए होता है उसमें यहाँ पर जो आपको H नज़र आ रहा है ये वाला, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होता है आरएनए में। डीएनए में यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। तो ये आपके पास 5 कार्बन शुगर हो गई, ये आपके पास जो है वो फास्फोरिक एसिड हो गया, और ये जो है नाइट्रोजन बेस हो गई। ये जो क्या कहते हैं आपको नज़र आ रही हैं 5 कार्बन शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेसिस, ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड बन जाता है एक। और जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं
तो एक लंबी चेन बनती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर, और वो पॉलीमर जो है वो डीएनए बना लेता है। याद रखना है आप लोगों ने, जो पोजीशन 1 होती है यानी कि कार्बन 1 है, वहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच होती है ये वाली, और जो इसकी पोजीशन 2 होती है, सॉरी पोजीशन 5 होती है, वहाँ पे आके फास्फोरिक एसिड अटैच होता है। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पे आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है येलो कलर की, ये फास्फोरिक एसिड है। ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। पोजीशन 1 के ऊपर नाइट्रोजन बेस, पोजीशन 5 के ऊपर जो है वो फास्फोरिक एसिड होता है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ 5 कार्बन शुगर। तो इस तरह से एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, पेंटोज शुगर भी हम इसको बोलते हैं, राइबोस इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोस इन आरएनए। ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो आरएनए होता है उसमें यहाँ पर OH होता है, और जो आपके पास डीएनए होता है उसमें यहाँ पे अकेला H होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक साइड पे आप लोगों को जो है वो OH नज़र आ रहा है, यानी कि वो राइबोस शुगर है, आरएनए की शुगर है, ये जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, और जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है उसमें जो है वो पोजीशन 2 पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो अकेला ही H लगा हुआ है, यानी कि वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन बेसिस होती हैं 2 टाइप्स की। एक होती हैं सिंगल रिंग, जो सिंगल रिंग होती हैं इनको हम बोलते हैं पायरीमेडीन्स, और जो आपके पास डबल रिंग होती हैं इसको बोलते हैं प्यूरीन्स। पायरीमेडीन्स जो हैं वो इसकी मज़ीद आगे 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास है साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन और एंड थायमीन, और साइटोसिन एंड यूरासिल। ये बेसिकली सिंगल रिंग है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये आप देख सकते हैं इधर, ये वाली साइटोसिन है, ये थायमीन है, और ये यूरासिल है। जो यूरासिल होता है वो आरएनए के अंदर होता है, साइटोसिन और थायमीन जो है वो डीएनए के अंदर होता है। डीएनए के अंदर जो है वो ये साइटोसिन थायमीन, और आरएनए के अंदर थायमीन की जगह पे यूरासिल होता है। उसके बाद आ जाती है बात प्यूरीन्स की। अगर प्यूरीन्स की बात करते हैं तो इसकी जो है वो 2 टाइप्स होती हैं प्यूरीन्स की। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक आपके पास आ जाती है एडिनिन, और एक आ जाती है ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन जो हैं ये डबल रिंग होती हैं, ठीक है। आगे जब ये मिलती हैं तो एक आपके पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, फास्फोरिक एसिड इसमें होगा। फास्फोरिक एसिड जो है वो एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर अटैच्ड एट कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है। तो आपके पास जो है वो पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस बना लेते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। ये 2 चीज़ें मिलती हैं तो आपके पास बन जाता है एक न्यूक्लियोसाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें नाइट्रोजन बेस भी होती है, ठीक है, ये वाली पेंटोज शुगर भी होगी, नाइट्रोजन बेस भी होगी, प्लस उसमें हम लोग फास्फोरिक एसिड भी कर देंगे। तो ये आप लोग इसको देख लें एक दफ़ा, ये जो है वो लाजमी आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये न्यूक्लियोसाइड का है। इसमें आप देखें तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक 5 कार्बन शुगर नज़र आ रही है और एक आपको जो है वो नाइट्रोजन बेस नज़र आ रही है। तो दिस इज़ न्यूक्लियोसाइड बन गई। अब अगर इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ हम लोग फास्फोरिक एसिड भी अटैच कर देंगे, ये देखें, ये आपके पास 5 कार्बन शुगर है, ये आपके पास नाइट्रोजन बेस है, और ये आपके पास है फास्फोरिक एसिड। तो अगर हम लोग फास्फोरिक एसिड भी ऐड कर दें, ठीक है, ये 5 कार्बन शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस, तो इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो होगा न्यूक्लियोटाइड। तो आप लोगों ने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फ़र्क अच्छी तरह से जहन में रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके पास
न्यूक्लियोसाइड है उसमें दो चीज़ें हैं, 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजन बेस, बस दिस इज़ न्यूक्लियोसाइड। ये हो गया, ये पढ़ो न्यूक्लियोसाइड। और अगर आप बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की तो उसमें 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, और आपके पास बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे दिया गया, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है। फॉर्म्स डीएनए, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, बेसिकली ये एटीपी है। जो एटीपी होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। इसके बाद है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में हम बात करेंगे। डीएनए जो है वो बेसिकली एक हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है, यानी कि ये करैक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है, ठीक है। ये आपके पास हेरिडिटी मटेरियल है। प्रॉपर्टीज़ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, सेल के अंदर इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मेड अप ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो एक आपके पास आ जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन गुआनोफॉस्फेट। ये सिर्फ नाम इसका चेंज हो रहा है, बाकी सारा एक है। अगर एडिनिन नाइट्रोजन बेस लगी होगी तो एडिनोसिन बन जाएगा, अगर गुआनिन लगी होगी तो गुआनोसिन है, साइटोसिन होगी तो साइटोसिन है, और थायमिडीन हो जाएगी। तो ये सिर्फ 4 टाइप की नाइट्रोजन बेस की वजह से न्यूक्लियोटाइड का नाम चेंज हो रहा है, बाकी सारा एक ही है। यानी कि उसमें फास्फोरिक एसिड और 5 कार्बन वाली शुगर जो है, 5 कार्बन शुगर वही होगी, सिर्फ ये पांचों जो हैं वो आपके पास 4 जो हैं नाइट्रोजन बेसिस चेंज हो रही है। इसमें एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और इसमें थायमिन है। तो ये यूनाइटेड थ्रू फास्फोडीएस्टर लिंकेज, इनके दरमियान में फास्फोडीएस्टर लिंकेज होता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये आपके पास जो है 5 कार्बन शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, ये भी 5 कार्बन शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, और ये वाला जो है इनके दरमियान में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये वाला जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, इसकी वजह से हम जो है वो क्या कहते हैं कि एक पॉलीमर बन जाता है, एक लंबी चेन बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होगी। 2 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर, न्यूक्लियोटाइड निकोटीन अमाइड एडिन्यूक्लियोटाइड एंड एब्रीवेटेड NADA, और इम्पोर्टेंट कोएंजाइम है इन्वॉल्व इन दी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन दी सेल। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है 11वें चैप्टर में। स्ट्रक्चर डीएनए की बात करते हैं तो प्रपोज बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये स्ट्रक्चर इसकी डीएनए की जो थी वो बनाई थी। 2 इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज है, चार्गफ्स रूल है और एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए। चार्गफ्स रूल क्या कहता है कि डीएनए के अंदर हमेशा जितनी एडिनिन होती हैं उतनी ही आपके पास जो है वो थायमिन होती है, और उनके दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जितनी गुआनिन होती हैं उतनी मिकदार में ही साइटोसिन होती हैं, और इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये है चार्गफ रूल। ये साइंटिस्ट था, उसने ये वाला रूल बताया था, ठीक है। यानी कि रेशो जो है वो एडिनिन की और थायमिन की वो इक्वल होगी, और जो गुआनिन है और साइटोसिन है उसकी रेशो जो है वो इक्वल होगी। ये रेशो बताई थी चार्गफ ने। ये कुछ एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन की जो है वो रेशो मैन, शीप, वीट और यीस्ट के अंदर दी गई है। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है? ये म्यूरिस विल्किंस और रोसलैंड फ्रैंकलिन जो था, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था प्योर क्रिस्टल ऑफ डीएनए लिए, स्ट्रक्चर डिटरमिन्ड बाय द एक्सरे, उसके ऊपर एक्सरेज फेंकी, और एक्सरेज फेंकने के बाद इन्होंने बताया कि इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है। इससे बताया कि ये डबल हेलिक्स होती है, यानी कि स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो जेम्स वाटसन और क्रिक जो थे, इन दोनों ने, ये आपको 2 साइंटिस्ट नज़र आ रहे हैं, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जो था वो डेवलप किया था। जेम्स वाटसन एंड क्रिक बुलेट अ स्केल मॉडल ऑफ डीएनए, अवार्डेड नोबेल प्राइज़, द सीक्रेट ऑफ लाइफ, यानी कि डीएनए सीक्रेट ऑफ लाइफ है, इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसमें वो कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है, कॉपी करता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये इसके बेसिकली फंक्शन है। ओनली 1 पेज। अच्छा, उसके बाद कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में अगर हम बात करते हैं तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, स्प्रिंग नुमा होती है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं,
ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक जो है वो क्या कहते हैं एंटी पैरेलल है, शुगर एंड फॉस्फेट्स बैकबोन होती है, कॉइल्ड एंटी पैरेलल ऑपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ये आपकी बुक में भी डायग्राम दी गई है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इधर, ये आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे आप, वो वाली थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजिंग है आपके लिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 5 कार्बन शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, और ये है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब ये आपके पास जो फास्फोरिक एसिड है, इसकी कार्बन नंबर 3 के ऊपर इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो है वो पीले कलर का फास्फोरिक एसिड है, और अगले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 के साथ ये अटैच हुआ है। तो इस तरह से जब ये बॉन्ड बनाते जाते हैं, ये आपके पास जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, इसी तरह से इसके ऊपर और अटैच होते जाएंगे, और इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन बनेगी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर ऑफ डीएनए। तो ये एंटी पैरेलल है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं समझने वाली। ये वाला जो आपके पास, ये वाली जो 5 कार्बन शुगर है, इसका कार्बन नंबर 3 जो है वो फ्री पड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी कि इसके साथ नीचे एक और हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ बॉन्ड बन सकता है, तो इसको हम बोलते हैं 3 एंड। और इस साइड पे पोजीशन नंबर 5 के ऊपर जो है वो फास्फोरिक एसिड फ्री पड़ा हुआ है, तो इधर भी बॉन्ड बन सकता है। तो इधर इसको 5 एंड इसलिए बोलेंगे कि ये वाला जो है ये 5 एंड कहलाएगा, और ये वाला जो है 3 एंड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस साइड पे जो है, यहाँ पे आपके पास जो है कार्बन नंबर 3 जो है वो बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे। अब आप कहेंगे कार्बन नंबर 3 में क्यों कह रहा हूँ, इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। पहले मैंने वैसे बताया था, ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजन बेस लगी हुई है, कार्बन नंबर 2 खाली है, कार्बन 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 4 के ऊपर जो है ये 4 है, और ये 5 के ऊपर जो है वो फास्फोरिक एसिड लगा हुआ है। तो ये इस तरह से है इसकी अरेंजमेंट। तो कार्बन 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप खाली है, और कार्बन 5 के ऊपर जो है वो फास्फोरिक एसिड। तो इस साइड पे जो है वो बन सकता है आपके पास फास्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बन सकता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, और इस साइड पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये 3 एंड हो गया, और ये जो है वो 5 एंड है। तो दूसरी जो चेन इसकी होती है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होती है, ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो उसको हम, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3 वाला वो खाली पड़ा हुआ है, और इधर से आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा 5 वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों के दोनों, ये नीचे से ऊपर की तरफ है और वो ऊपर से नीचे की तरफ है। तो दिस इज़ एंटी पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, डीएनए जो है वो फिक्स होता है हर स्पीशीज़ के अंदर, इसकी जो मिकदार है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स होती है। ठीक है, और डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, स्ट्रक्चर कर बनाता है, फंक्शन होते हैं बाय कंट्रोलिंग द प्रोटीन सीक्वेंस, ये प्रोटीन बनाता है। क्रोमोसोम ऑफ इकोलाई जो है उसमें 5 मिलियन बेसिस होती हैं। ठीक है ना, बेसिस बेसिकली वही नाइट्रोजन बेसिस, अरेंज्ड इन स्पेशल सीक्वेंस डिवाइडेड इनटू जीन्स। ठीक है, एटलीस्ट डिफरेंट 4288 प्रोटीन जो हैं वो बनाता है। जीनोम ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी जो है वो कम्प्लीटली सीक्वेंस हो चुका है, यानी कि उसकी अरेंजमेंट बनाई जा चुकी है। ठीक है, आगे जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसको हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।